हमारा जो एयरप्लेन होता है, जो कि जहाज़ होता है, उसके अंदर जो वेदर रेडार सिस्टम लगा होता है उसको हम समझेंगे। एक बड़ा टॉपिक है, एक एक करके सभी चीज़ों को समझते चलेंगे। देखिए रेडार क्या होता है। रेडार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अपने अंदर से रेडियो वेव्स छोड़ता है, और आगे के एरिया के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो रेडियो वेव्स जाके टकरा के वापस आ जाती है इस रेडार के पास। तो रेडार को समझ में आता है कि अच्छा आगे कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी ऑब्स्टेकल है। तो बस इतना बेसिक काम होता है रेडार का। अब जहाज़ में क्या काम आता है उसको हम लोग समझते हैं। उसके पहले ये समझ लीजिए कि जहाज़ के अंदर रेडार लगा कहाँ होता है। देखिए जो जहाज़ होता है ना, उसका जो सबसे आगे वाला भाग होता है वो होता है कॉकपिट का। कॉकपिट क्या होता है, तो जहाँ पे पायलट बैठे रहते हैं वो जो केबिन होता है उसको बोलते हैं कॉकपिट। और अगर आप कभी जहाज़ का फ़ोटो वगैरह देखे होंगे तो कॉकपिट के बाहर ग्लास लगा होता है ताकि वो बाहर का देख सकें पायलट, और उसके जस्ट नीचे एक अंडानुमा आकृति होती है। वो जो अंडे जैसी चीज़ होती है ना, उसी के अंदर छुपा होता है रेडार। देखिए ये जो रेडार होता है ना, इसको हम लोग बहुत प्रोटेक्शन के साथ रखते हैं, क्योंकि ये रेडार ही फ्लाइट के आगे आने वाले जो जगह है उसका अंदाज़ा लगाने में पायलट की हेल्प करता है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेडार जब तक बना रहता है, जब तक रेडार जहाज़ के अंदर लगा हुआ है, तब तक अंदर के लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। ठीक है। तो टर्बुलेंस क्या होता है। टर्बुलेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं कंपन। जब जहाज़ हवा में उड़ रही रहती है ना, तो कई बार टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस मतलब जहाज़ इधर उधर हिलने लगती है, कंपन हो जाता है। तो उसको भी समझते हैं कंपन आखिर क्यों होता है। पहले रेडार को देखिए, मैंने आपको बता दिया है जो रेडार होता है वो रेडियो वेव ट्रांसमिट करता है, और उसके बाद जो टकरा के वापस आती है रेडियो वेव, उसको रिसीव करने का भी काम करता है। इसीलिए रेडार को हम ट्रांस रिसीवर के नाम से भी जानते हैं। ट्रांस मतलब ट्रांसमिट करता है, और रिसीवर मतलब जो है कि जो रेडियो वेव है उसको वापस से रिसीव भी कर लेता है। देखिए जो मैं आपको अंडानुमा आकृति बताया जिसके अंदर रेडार होता है, उस हिस्से को, उस अंडानुमा आकृति को हम रेडॉम के नाम से जानते हैं। तो रेडॉम के अंदर होता है रेडार। ठीक है। अब आगे देखते हैं। जो रेडार होता है, ये जो रेडियो वेव छोड़ता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की होती है। 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से जो रेडार होता है, जहाज़ का रेडार, वो काम करता है। और आगे आने वाले 30 से 40 किलोमीटर का जो एरिया है उसका मैपिंग ये नेविगेशन पैन के अंदर दिखाता है। तो अभी नेविगेशन पैन क्या है। देखिए एक जहाज़ होती है, उसके अंदर 2 पायलट होते हैं। एक पायलट होता है और एक ऑफिसर होता है। तो हम फिलहाल दोनों को पायलट ही समझते हैं। तो जो दोनों पायलट होते हैं उन लोग की सीट के सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, जिसे हम नेविगेशन पेन कहते हैं। तो रेडार के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रेडार को मिलती है वो नेविगेशन पेन के अंदर शो करता है। तो नेविगेशन पेन के अंदर आने वाले 30 से 40 किलोमीटर का पूरा मैप बता देता है कि 30 से 40 किलोमीटर आगे कैसे बादल है, खतरनाक बादल है कि नॉर्मल बादल है। वो सब हम लोग समझते हैं। खतरनाक और अच्छे बादल कैसे होते हैं, मतलब जिससे कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेविगेशन पेन जो मैंने आपको बताया, ये किससे कनेक्ट होता है, रेडार से कनेक्ट होता है। ठीक है। अब ये जो नेविगेशन पेन है ना, इसके ऊपर कभी कभी पूरा काला रंग का रहता है। नेविगेशन पेन के अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा काला है, और बस आपकी फ़्लाइट दिख रही है कि फ़्लाइट आगे जा रही है। तो उस हिस्से के अंदर जब ब्लैक कलर रहता है तो इसका मतलब आगे आने वाले रास्ते के अंदर कुछ नहीं है, कोई बादल नहीं है, जहाज़ एकदम आराम से चलती है। उस समय जहाज़ इतनी स्मूथ चलती है कि कई बार अंदर बैठे लोग को समझ में भी नहीं आता है कि ये चल रही है कि रुक गई है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली ट्रेन वगैरह में चलते हैं तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा झटका होता है। जितना ज़्यादा फ़्लाइट के अंदर झटका होता है उससे कहीं ज़्यादा झटका ट्रेन के अंदर रहता है। पर फ्लाइट के अंदर जब ब्लैक कलर वाले एरिया से फ़्लाइट गुजरती है तब एकदम आराम से चलती है फ़्लाइट, और इसी समय जो एयर होस्टेस होती है वो खाना वगैरह सर्व करती हैं। ठीक है। अब देखिए जो नेविगेशन पेन होता है ना, उसके अंदर कई बार हरे, लाल, ऑरेंज नहीं, येलो या मजेंटा कलर का जो है कलर दिखने लगता है। ये कलर क्या शो करता है, ये बादलों को शो करता है, और इनके कलर बताते हैं कि किस प्रकार का वो बादल है। ठीक है। तो अब इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए अगर नेविगेशन पेन के अंदर ग्रीन कलर के बादल दिख रहे हैं, यानी कि जब जहाज़ उसके ऊपर से जाएगी तो बहुत हल्का हल्का टर्बुलेंस होगा, बस झनझनाने जैसा होगा। जबकि जो येलो कलर के बादल होते हैं उसके अंदर हाई टर्बुलेंस होता है, कोई सोया रहेगा तो जाग जाएगा,
और कुछ सामान वगैरह तो नहीं गिरेगी, पर हल्का ऐसे हाई टर्बुलेंस होता है, उस टाइम पे सख्त निर्देश होता है कि आपको सीट बेल्ट पहननी है। हालांकि अगर ग्रीन वाले टर्बुलेंस के अंदर आप सीट बेल्ट नहीं भी पहने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जो ये रेड वाला होता है ना, जो रेड कलर के बादल होते हैं, इसके अंदर और मेजेंटा कलर वाले बादल के अंदर पायलट को सख्त निर्देश होता है कि आपको उस बादल के अंदर नहीं जाना है, वो काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकते हैं। अगर बाय द वे गलती से पायलट रेड वाले के अंदर लेके चला गया तो एक्सट्रीम टर्बुलेंस हो जाएगा, चीज़ें इधर की उधर हो जाएंगी और बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। कई बार सीट बेल्ट पहनने के बाद भी कुछ दिक्कत हो जाती है, जैसे आपका जो शरीर है वो आगे वाली सीट से टकरा जाता है, और क्योंकि उतना ज़्यादा हाई टर्बुलेंस है तो जहाज़ के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और कई बार लोग जहाज़ के अंदर पहली बार बैठते हैं तो उल्टी वगैरह ऐसी समस्याएँ भी होने लगती है, जिससे जो जहाज़ का आंतरिक माहौल होता है वो ख़राब हो जाता है। किसी को भी हेल्थ इशू होता है आपके बाजू में, तब भी आपका जो मेंटल हेल्थ होती है वो हल्की सी ख़राब हो जाती है ना। आपके बाजू में कोई छींक रहा है, किसी को उल्टी हो रही है, तो आपका भी जो स्वभाव है वो थोड़ा सा बदल जाता है। इसीलिए पायलट को रेड वाले बादल के अंदर नहीं जाने के लिए कहा जाता है। जबकि जो मैजेंटा कलर वाला है इसके अंदर अगर आप जा रहे हैं, इसका मतलब आपको यमराज के दर्शन बहुत जल्द होने वाले हैं। मैजेंटा कलर वाले बादल के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, क्या टर्बुलेंस इतना ज़्यादा होता है कि फ़्लाइट भी ब्रेक हो सकती है। फ़्लाइट ब्रेक का क्या मतलब है, फ़्लाइट दो हिस्सों में टूट सकती है, इतना ज़्यादा टर्बुलेंस होता है उसके अंदर। जब बरसात होती है तो जो आप ज़मीन से खड़े होकर के काले बादल देखते हैं आसमान के अंदर, वो अक्सर मैजेंटा कलर वाले बादल होते हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होगा। फ़्लाइट टूट फूट जाएगी, इधर उधर हो जाएगा, फ़्लाइट के जो इंजन है वो काम नहीं करेंगे, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है मैजेंटा वाले के अंदर। तो रेड और मैजेंटा वाले कलर के बादल के अंदर फ़्लाइट को नहीं जाना होता है, और ग्रीन और येलो कलर के बादल के अंदर जब भी फ़्लाइट जाती है तो हल्का फुल्का टर्बुलेंस होता है। ठीक है, अब ये रेडार वर्क कैसे करता है, तो ये मेनली रिफ्लेक्शन यानी कि ईगो के ऊपर वर्क करता है। जो भी ये रेडियो वेव छोड़ेगा वो जो वापस आएगी उसको हम कह देंगे रिफ्लेक्शन, या इको भी कह सकते हैं। उसी के ऊपर मुख्यतः रेडार जो है काम करता है। अब जो रेडार की रेडियो वेव है वो किस चीज़ से टकरा करके वापस आएगी, आसमान में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पक्षी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर यार सा अनुमान लगाइए, फ़्लाइट उड़ती है लगभग 35,000 की फीट पे, वहाँ तक तो चील भी नहीं जाते हैं, तो बर्ड को तो आप छोड़ ही दीजिए। और बादल देखिए, क्या जो हमारी रेडियो वेव है वो बादल से टकरा के वापस आती है? नहीं आती है, क्योंकि बादल ना गैसीय सब्सटेंस होते हैं, उसके अंदर से वेव आर पार निकल जाती है। ठीक है, और जो बादल के अंदर वाटर ड्रॉपलेट मौजूद होते हैं, जो पानी के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, उसी से हमारी रेडियो वेव टकरा करके वापस आती है। इतना आप समझ गए? अब देखिए, मान लीजिए कि एक फ़्लाइट उड़ रही है। ठीक है, हमारा डायग्राम काफ़ी बेकार है तो आप डायग्राम मत देखिएगा, आप बस मान लीजिए कि एक फ़्लाइट है। ठीक है, और इसके आगे आ गए हैं मैजेंटा कलर वाले बादल। ठीक है, अब जो पायलट है इसको तो सख्त निर्देश है कि ये मैजेंटा में से नहीं जाना है, तो क्या करेगा ये पायलट, या तो यहाँ से निकाल लेगा या यहाँ से निकाल लेगा। ठीक है, पर एक और सिचुएशन हो जाती है कि ये मैजेंटा कलर वाला जो बादल है कितने हाइट की अल्टीट्यूड पे है, मतलब कितना अल्टीट्यूड है उसका, उसकी हाइट कितनी है। तो हो सकता है कि ये मैजेंटा कलर वाला बादल है 35,000 की फीट के ऊपर, ये फ़्लाइट भी 35,000 की फीट के ऊपर चल रही है। तो पायलट क्या करेगा, इसको 35,000 की फीट पे न उड़ाते हुए इसको 33,000 या 32,000 की फीट पे लेके आ जाएगा और बादलों के नीचे से निकल जाएगा। या फिर अगर ये मैजेंटा कलर वाले बादल कम अल्टीट्यूड पे हैं तो ये पायलट अपना जहाज़ का अल्टीट्यूड बढ़ा के उस बादल के ऊपर से उड़ा करके जहाज़ को लेके चला जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार अपना फ्यूल ज़्यादा खपत करने के लिए फ़्लाइट को इधर से या इधर से लेके जाए। अब और भी हम लोग कुछ तथ्य समझते हैं। जहाज़ में लगा जो रेडार होता है वो 40 डिग्री अप एंड डाउन हो सकता है, तो ये 40 डिग्री ऊपर भी उठ सकता है और 40 डिग्री नीचे भी घूम सकता है। मतलब कुल मिला के ये 80 डिग्री ऊपर नीचे जो हमारा वेदर रेडार है ये हो सकता है। जबकि अगर आप दाहिने बाएं देखें तो 180 डिग्री पूरा घूम सकता है। अब जो हम लोग का बाहर का अंडानुमा आकृति जो रेडार्म है वो तो घूमेगा नहीं, उसके अंदर का जो रेडार लगा हुआ है वहीं बस आगे पीछे होगा और ऊपर नीचे भी होता रहेगा। ठीक है, इसका पूरा कंट्रोल जो है पायलट के पास ही होता है। अगर पायलट चाहे देखना कि
अगर मान लीजिए 30,000 फीट के ऊपर 30,000 फीट के ऊपर हमारी फ़्लाइट चल रही है, ठीक है, और फ्लाइट चल रही है, उसका जो डिग्री अगर आप देखेंगे तो वो 180 डिग्री के ऊपर चल रही है, ठीक है। और हमारा जो पायलट है वो देखना चाहता है कि 190 डिग्री की हाइट के ऊपर क्या है, मतलब 190 डिग्री के ऊपर क्या है, या फिर 170 डिग्री के ऊपर क्या है, 160 डिग्री के ऊपर क्या है। 160 डिग्री का जो एल्टीट्यूड है, 160 डिग्री के जो बादल है वो किस प्रकार के हैं, तो पायलट उसके अंदर जो रेडार लगा हुआ है उस सिस्टम से उसको ऊपर नीचे करेगा रेडार को, और रेडार मूव होकर के पायलट को बता देगा कि आगे के बादल कैसे हैं, ठीक है। और अब आगे देखते हैं। कई बार जब ये रनवे के ऊपर हमारा ये जो जहाज़ है वो टेक ऑफ करने वाला होता है, उस टाइम के ऊपर पहले के टाइम पे पायलट जो है अपना रेडार चालू कर देता था। तो उस समय रेडार चालू करने की वजह से जो एयरपोर्ट के आगे लंबी लंबी इमारतें होती थी उससे रेडार के रेडियो वेव टकरा के वापस आ जाते थे, और वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर टकरा के वापस आते थे कि जो नेविगेशन पेन था वो ख़राब हो जाता था। इसीलिए आजकल सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर आगे कोई भी बिल्डिंग वगैरह है या फिर आप किसी जहाज़ के पीछे खड़े हैं, क्योंकि कई बार जो मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट होते हैं ना, तो यहाँ पे अगर ये जहाज़ है, मतलब ये रनवे है और यहाँ पे टैक्सी वे है, तो टैक्सी वे से घूम करके आपको रनवे पे जाना है और यहाँ से दौड़ करके आपको यहाँ से फ्लाई करना है। तो अगर यहाँ पे कोई जहाज़ है जो कि घूम के अभी जा रहा है तो आपको यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है सेंटिंग के लिए। तो अगर आगे कोई जहाज़ है और आप उसके पीछे खड़े हैं तो उस सिचुएशन के अंदर भी आपको अपना रेडार नहीं चालू करना है, क्योंकि इस जहाज़ से टकरा करके रेडियो वेव वापस आ जाएगी और आपका नेविगेशन पेन जो है ख़राब हो जाएगा। तो कुछ हाइट के ऊपर जब चले जाते हैं, हमारी जहाज़ जब कुछ हाइट पे उड़ करके चली जाती है तब वो अपना रेडार चालू कर लेती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग स्टैटिक डिस्चार्ज क्या होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उम्मीद है आप सभी लोग जानते होंगे। कोई भी ऐसी विद्युत या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि घर्षण की वजह से उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब जहाज़ हमारा हवा के अंदर उड़ रहा होता है तो उसके अंदर घर्षण लगातार हवा से बना रहता है, इसीलिए जो हमारे जहाज़ की बॉडी होती है उसके ऊपर बिजली के इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो जो बिजली होती है ना वो हमेशा कोना वाले एरिया में जाना पसंद करती है, हमेशा कोना वाले एरिया के अंदर जाती है। तो ये आपका जहाज़ है और ये उसके विंग्स हैं, ठीक है, ये उसके विंग्स हैं। तो अब इस विंग्स का जो पिछला हिस्सा होता है उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे मेटल के डंडे लगा दिए जाते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा हाई ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ये काफ़ी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पे जो हमारा रेडॉम है यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, तो ये सब पार्टिकल्स इस कोने वाले एरिया में जाके यहाँ से नीचे गिर जाएंगे और नीचे जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होगा उसके ऊपर जा कर के गिर जाएंगे। ये होता है स्टैटिक डिस्चार्ज जो कि जहाज़ के अंदर लगा होता है। अब देखिए कोई भी जहाज़ उड़ करके आया है तो पूर्णतः उसके जो इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल हैं वो नीचे नहीं गिरे हैं, कुछ पार्टिकल्स अभी भी इस जहाज़ के ऊपर मौजूद हैं और अभी बस रनवे के ऊपर जहाज़ उतरा है और वो खड़ा हुआ है कहीं पे, उसको अगर आप जाके टच करेंगे ना तो आपको बिजली मार देगी, क्योंकि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर बची हुई है उसको अभी अर्थिंग नहीं मिली है, वो अभी कहीं गई नहीं है, एरोप्लेन की बॉडी के ऊपर ही मौजूद है। तो जो रनवे के बाहर जो टैक्सी वे होता है वहाँ पे हम लोग एक अर्थिंग के लिए एक डंडा जोड़ देते हैं ज़मीन से और उसमें से एक तार निकाल के जहाज़ से जोड़ देते हैं। अब ये जो हमारी पृथ्वी है ये एक बहुत बड़ी अर्थिंग है जिसके अंदर आप कितना भी इलेक्ट्रिसिटी डाल दीजिए वो लेते जाएगी, ठीक है। तो अब जहाज़ के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ये उड़ करके यहाँ चले जाते हैं और इससे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद ही इसका दरवाज़ा खोला जाता है और अंदर के पैसेंजर बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डॉपलर रेडार क्या होता है। जहाज़ के अंदर जो वेदर रेडार होता है उसकी मारक क्षमता नहीं, उसकी जो क्षमता होती है 30 से 40 किलोमीटर की होती है, यानी कि 30 से 40 किलोमीटर आगे क्या है वो देख लेता है। पर
अब 30 से 40 किलोमीटर, ये 12 से 13 मिनट की बात है जहाज़ को जाने के लिए। उसके आगे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मजेंटा कलर वाले बादल हों, तो इस टाइम पे क्या करेगा, अब ऊपर नीचे करने के लिए जो जहाज़ का पायलट होता है उसको निर्देश दिए जाते हैं कि आपको फटाक से ऊपर नीचे नहीं करना है, दाहिने बाएं भले आप अपनी जहाज़ को कर लेंगे, पर आपको बार बार और जल्द से जल्द ऊपर नीचे नहीं करना है। जब जहाज़ लैंड होने वाला था ना, तो उसके 100 किलोमीटर पहले से ही, 100-150 किलोमीटर पहले से ही जो जहाज़ होता है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देता है, अपना अल्टीट्यूड कम करने लगता है। ठीक है, तो अब देखिए डॉपलर रेडार क्या होते हैं। जो डॉपलर रेडार होते हैं इन लोग की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, पर ये इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है तो इनका साइज़ भी बढ़ जाता है। अब इतने बड़े रेडार को हम जहाज़ के अंदर लगा नहीं सकते, तो इसको हम नीचे ज़मीन पे लगाते हैं, एयरपोर्ट के निकट। ठीक है, ये एयरपोर्ट के पास आ जाते हैं और इन लोग का क्षमता होती है 200 किलोमीटर तक की। तो अब ये डॉपलर रेडार क्या करते हैं, आजू बाजू का वेदर 200 किलोमीटर का सब कुछ देख लेते हैं कि 200 किलोमीटर के अंदर कैसे बादल हैं, क्या है, वो सब है। और ये एयरपोर्ट की एटीपी को बता देते हैं। एटीपी क्या है, एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद वो चीज़ जो कि जहाज़ से संपर्क करती है, जो जहाज़ से कम्युनिकेशन करती है, उसको कहते हैं एटीपी। तो ये डॉपलर रेडार जो है एटीपी को बता देता है कि मान लीजिए फ़्लाइट है IC-814, ये वही फ़्लाइट है जो कंधार हाईजैक में हुई थी। मान लीजिए कोई IC-814 मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर से जा रही है, ठीक है, और इसको उतरना कहाँ पे है, इसको उतरना है अहमदाबाद। तो अब ये मुंबई की एटीपी से पूछेगी कि हमको आगे जाना है, हम सोच रहे हैं कि हम समुद्र में से होकर के जाएं, तो क्या आगे आने वाला रास्ता सही है। तो डॉपलर रेडार बताएगा एटीपी को कि आगे आने वाला रास्ता सही नहीं है। भले IC-814 का जो नेविगेशन पेन है उसको बता रहा है कि आगे आने वाला रास्ता सही है, पर वो 30 से 40 किलोमीटर का ही बता रहा है। हमको आगे आने वाले 100 किलोमीटर एकदम मजेंटा कलर वाले से दिख रहे हैं। तो एटीपी तुरंत IC-814 को बता देगा कि यहाँ से मत जाओ, चुपचाप घूम करके जाओ, नहीं तो मर जाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो हम लोग की आज की वीडियो थी वेदर रेडार के ऊपर, जो आज की वीडियो थी वो समाप्त होती है। अब देखिए कई बार क्या होता है, अगर आप हिमालय वगैरह के रेंज में देखेंगे तो जो फ्लाइट उड़ रही है इसके आगे कुछ बादल हैं और वहाँ पे पहाड़ इतने लंबे लंबे हैं कि वो कई बार बादल की अल्टीट्यूड के ऊपर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे बादल है और यहाँ पे जो है कि पहाड़ है। क्या है, पहाड़ है। तो फ्लाइट के पायलट को दिख रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल बादल है, ग्रीन कलर वाले बादल हैं, इसके ऊपर से हम आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके आगे का थोड़ी दिख रहा है उसको। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, और मान लीजिए यहाँ पे कोई जहाज़ उड़ रही है, यहीं से कोई जहाज़ वापस आ रही है, यहाँ पे इसी की लाइन में है, अगर ये दोनों अपना अल्टीट्यूड कम नहीं किए तो ये दोनों उड़ सकती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, और क्योंकि हवा में तो बहुत सारी जहाज़ें उड़ रही है, ऐसे दुर्घटना तो होती रहेगी तब। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम एक रेडार बनाए हैं जिसे हम कहते हैं टकास रेडार। ये भी एक प्रकार का रेडार ही है जिसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम टकास रेडार की पूरी जानकारी लेंगे। और सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। आप बिना धुएं का मनाइए, पटाखे वगैरह फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कुछ दिनों में मैंने सुना है कि एसिड रेन भी होने वाली है, और अगर एसिड रेन होती है दिल्ली के अंदर तो हम लोग अपनी वीडियो के अंदर भी समझेंगे कि एसिड रेन कैसे कराई जाती है। तब तक के लिए जय हिंद।